आज से काम पर स्वास्थ्य कर्मी लौट रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। 1 महीने से एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर थे, लेकिन आखिरकार ये हड़ताल खत्म हुई और अब काम पर कर्मचारी लौटेंगे। 70% मांगे कर्मचारियों की मांग ली गई है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि सब मिलकर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो 70% मांगे मान ली गई हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने इसे लेकर कहा है कि सब मिलकर बेहतरी के लिए काम करेंगे। लगभग वही स्थिति बन चुकी है आंदोलन खत्म होने की, लेकिन जो संवेदनशीलता की बात है, जो हमारे कर्मचारी बर्खास्त हैं, हमारी जो मांगों पे आदेश निकलने की बात है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो बात हमसे हुई है उसके तहत सब आदेश निकालें। अब पूरे सम्मान के साथ में हमारे साथी अपने अपने जिलों में अपने अपने दफ्तरों में लौटेंगे। हमारे एनएचएम कर्मचारी संघ ने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया है और कल से सभी कर्मचारी काम पर लग जाएंगे। आज ही अधिकांश लोग काम पर वापस आ गए हैं और एक सकारात्मक बातचीत के साथ इनकी 4 मांगों को हम लोगों ने स्वीकार ही कर लिया और उसको स्वीकृत भी कर दिया है। बाकी 3 मांगों के लिए कमेटी बना दिया है। इस प्रकार से इनके 70% मांगों पर सरकार सकारात्मक रूप से काम कर रही है। देखिए, जो 25-26 लोग बर्खास्त किए गए हैं उनके बारे में अभी हम लोग विचार और चर्चा भी करेंगे, परंतु जो जिनको 1 महीने का नोटिस देकर अभी जो डेडलाइन हमारे सेक्रेटरी हेल्थ के द्वारा 16 तारीख आखिरी डेट था, आज शाम तक भी जो ज्वाइन कर लिए होंगे उन सबको सेवाएं यथावत रहेंगी और उनकी जो 1 महीने के नोटिस के साथ जो बर्खास्तगी है उसको शून्य किया जाएगा। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से, हमारे सहयोगी खोमन साहू लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, 1 महीने से चल रही थी हड़ताल जिससे सेवाएं भी प्रभावित हो रही थी, लेकिन आखिरकार हड़ताल अब खत्म हो चुकी है और करीब 70% मांगों को मान भी लिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु, और पिछले 1 महीने से जिस तरीके से एनएचएम को जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर थे और यही कारण था कि अलग अलग जगहों पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत दिक्कत हो रही थी। यही कारण था कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी लगातार कई दौर की बातचीत जो है स्वास्थ्य कर्मचारियों से कर रहे थे। कल फाइनली जो है स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री की बातों पर सहमति जताई और जो उनका 4 मांग है उनको स्वास्थ्य मंत्री ने पूरा किया। बाकी जो 3 मांगे हैं उन पर कमेटी बनाने की बात की है और जो 3 मांगे हैं उस पर आने वाले दिनों में विचार करने की बात की है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी खबर है और अब बहुत सारे आज कर्मचारी जो है आज काम पर लौट जाएंगे। अब सुचारू रूप से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चलने लगेगी। देर रात जो है स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और उनकी मांगों पर जिस तरीके से मांग पूरा किया गया है उसका आभार जताते हुए उन्होंने नजर आए। तो कुल मिलाकर बहुत बढ़िया खबर है और यही कारण है कि लगातार अलग अलग दौर की बातचीत हो रही थी। कल जिस तरीके से सकारात्मक बैठक हुई, बातचीत हुई, उसके बाद एनएचएम कर्मचारी है उन्होंने अपनी मांग भी मान ली और बहुत सकारात्मक बैठक हुई। यही कारण था कि देर रात तक ये बैठक चलती रही और एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दिया। आज काम पर वो लौट जाएंगे। जी बिल्कुल, काम पर लौट जाएंगे जिससे अब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी प्रभावित नहीं होंगी और सुचारू रूप से चल सकेंगी। फिलहाल शुक्रिया खोमन आपका जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज कई कार्यक्रम हैं। नए निवास में सीएम का समय आरक्षित रहेगा। छेरी खेड़ी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। 350वीं शहीद शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह आयोजन है। नगर कीर्तन यात्रा में भी सीएम शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज कई कार्यक्रम हैं। आज नए निवास में सीएम का समय आरक्षित रहेगा। छेरी खेड़ी में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 350वीं शहीद शताब्दी वर्ष के मौके पर यह आयोजन होगा। नगर कीर्तन यात्रा में भी सीएम शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मल्टीप्लेक्स पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विशेष प्रदर्शन देखा। उनके साथ कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, गजेंद्र यादव और लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रही। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी थिएटर में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म देखने के बाद मीडिया से बातचीत की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म प्रेरणादायक है। पीएम मोदी के अंदर बचपन से दूसरों के लिए कुछ करने की भावना रही है और अब भी वो देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके जीवन से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की
बचपन की सत्य घटना पर आधारित एक लघु फिल्म चलो जीते हैं अभी देखकर हम लोग आ रहे हैं और हम सब लोग एक साथ देखे हैं। अच्छी ये पिक्चर है और मोदी जी के सत्य घटना पर आधारित है और इस फिल्म से निश्चित रूप से हम लोग को भी प्रेरणा लेना चाहिए और अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के प्रभार जिलों में फेरबदल कर दिया गया है। 3 नए मंत्री बनने के बाद मंत्रियों को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने जिला योजना समिति अध्यक्षों की नई सूची जारी की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को दुर्ग, बालोद, मोला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और बस्तर का प्रभारी मंत्री बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को बलौदा बाजार और भाटापारा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर रामानुजगंज का प्रभार सौंपा गया, जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को राजनांदगांव का प्रभारी बनाया गया है। कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल को गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश में फिलहाल एक के बाद एक नक्सली नेताओं के सामने आ रहे पर्चों ने बवाल मचा रखा है। 16 सितंबर को नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय का एक बयान आया, जिसमें उसने नक्सल संगठन द्वारा हथियार छोड़ने की बात कही। नक्सलियों के 60 सालों के इतिहास में इस तरह का पहला कोई लेटर सामने आया था, लेकिन अब नक्सलियों के तेलंगाना स्टेट कमेटी का एक और लेटर सामने आया है। तेलुगु भाषा में जारी हुए इस लेटर को जगन ने लिखा है, जिसमें कहा गया है कि बंदूक छोड़ने वाली बात नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय के निजी विचार हैं और इससे नक्सल संगठन कोई इत्तेफाक नहीं रखता, यानी कि युद्ध विराम की घोषणा नक्सल संगठन का निर्णय नहीं है। साथ ही नक्सल संगठन ने कहा है कि सोनू के लेटर से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इन दोनों पर्चों को देखकर एक बात तो साफ हो चुकी है कि नक्सल संगठन में दो फाड़ हो रहा है। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से, हमारे सहयोगी खोमन साहू लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, पहले एक लेटर सामने आता है जिसमें शांति वार्ता के साथ साथ हथियार छोड़ने की बात कही जाती है, लेकिन अब दूसरा लेटर तेलंगाना कमेटी की तरफ से सामने आया, जिससे समझ आ रहा है कि नक्सल संगठन में दो फाड़ है। देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो कर रहे हैं, यही कारण है कि जो नक्सली है दो फाड़ हो गए हैं। बहुत सारे नक्सली ये चाहते हैं कि सरकार की जो नीति है उस पर जो है काम किया जाए, उस पर आगे बढ़ाया जाए, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर मुख्यधारा से जुड़ा जाए। यही कारण है कि बहुत सारे नक्सली, जो अभय ने जो पत्र लिखा था उससे ये बात सामने आती है। दूसरा चीज़ ये है कि जो तेलंगाना कमेटी के जो मेंबर ने जो पत्र लिखा है उस पर साफ इनकार कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे नक्सली जो चाहते हैं कि मुख्य धारा में लौट जाए, दूसरे नक्सली चाहते हैं कि मुख्य धारा में नहीं लौटे। लेकिन इसके इतर अगर बात करूं तो ऋतु, जिस तरीके से कार्रवाई जारी है, लगातार जो सीसी मेंबर है वो मारे जा रहे हैं, नक्सलवाद पीछे जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और मार्च 2026 का जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लक्ष्य रखा गया है उसको लेकर जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मानसून में जिस तरीके से आपने देखा बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी जवानों ने हौसला बढ़ाया और जाकर वहां नक्सलियों को पीछे धकेलने का काम किया। तो आने वाले दिनों में और भी ऐसे पत्र आने वाले हैं जिसमें नक्सली डरे हुए, सहमे हुए नजर आने वाले, क्योंकि सुरक्षा बल के जो जवान है, जो उनका हौसला है वो काफी बढ़ा हुआ है। और यही कारण है कि लगातार नक्सलियों की मारे जाने की खबर जो है वो सामने आती रहती है। जी बिल्कुल, लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं खुमन, और अब देखना होगा कि आगे इस तरह के अभियान में कितनी तेजी आएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इधर सुकमा के मेहता गांव में एक नया सुरक्षा कैंप खुला है। नियत नीलानार योजना से ग्रामीणों को लाभ मिला है। कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा बलों ने कैंप बनाया, जिससे अब कोंटा, गोलापल्ली, किस्टाराम मार्ग कनेक्टिविटी मजबूत होगी। नए कैंप के खुलने से नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। सुकमा में अब तक 16 सुरक्षा कैंप स्थापित हो चुके हैं। एक और नया सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ है। नियत नीलानार योजना से ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है और अब कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा बलों ने कैंप बनाया है, जो कोंटा, गोलापल्ली, किस्टाराम मार्ग कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों को 100 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी कर दी गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने 102 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की है। महापौर और पार्षद निधि के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है। पार्षद निधि में 72 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति दी गई है। महापौर निधि में 30 करोड़ से ज्यादा आवंटित किए गए हैं। 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए राशि जारी की गई है। बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नए साल की शुरुआत के साथ वोटर लिस्ट का निरीक्षण शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2026 से एसआईआर का काम शुरू हो सकता है, जिसमें फर्जी वोटर्स की पहचान की जाएगी और उनके नामों को वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद वोटर लिस्ट के जांच की तैयारियां तेज हो गई हैं। अलग अलग जिलों में 2003 की मतदाता सूची से 2025 की मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन डेटा से भी मिलान किया जा रहा है और इसके लिए रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में सैकड़ों शिक्षकों को मतदाता सूची के मिलान प्रक्रिया में लगाया गया है, जो फर्जी वोटर्स, मृत वोटर्स, डुप्लीकेट नाम समेत मकान नंबर और सरनेम में गड़बड़ी की जाँच कर रहे हैं। एसआईआर के लिए कौन कौन से जरूरी निर्देश दिए गए, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एक पत्र जारी किया और पत्र जारी करके मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की तैयारी को कहा है। जिन मतदान केंद्रों में 1200 से ज्यादा वोटर हैं, वहां नए भवनों की पहचान कर मतदान केंद्र बनाने के लिए कहा गया। इसके अलावा ईआरओ और बीएलओ के सभी खाली पदों को भरने की तैयारी भी की जाएगी और नए मतदान केंद्रों के लिए बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति होगी। साथ ही अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के हिसाब से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एसआईआर को लेकर क्या तैयारी है, हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा दिखा रहे हैं। जरा रोहित की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की शुरुआत हो गई है कि देखिए यहाँ पर किस तरह से जो तमाम शिक्षक है वो वोटर लिस्ट का मिलान कर रहे हैं। 2003 में जो बुजुर्ग लोग हैं डेथ हो गए हैं, उसका मिलान इसमें अभी की सूची में कर रहे हैं। जो 2003 में जिनकी है वोटर लिस्ट में नाम, उसके 2025 में भी है कि नहीं देख रहे हैं। फर्जी वोटरों को लेकर या फिर डुप्लीकेट नाम के जो अधिक वोटर्स, हाँ उनका भी जांच हो रहा है। इसमें पूरी तरह जांच हो जाएगा, आंकड़े जो है फाइंड आउट हो जाएंगे सभी। का नाम 3 में नहीं होगा है ना, स्वाभाविक तौर पे, और जिनका नाम 25 में है तो उनकी माता या पिता का नाम अगर 3 में है तो उसका नाम सॉर्टिंग कर रहे हैं। किस तरह की गड़बड़ियाँ मिल रही है मैडम? पहले जो मकान नंबर थे वो मकान नंबर में अब दूसरे कोई आ गए हैं, तो उनके नाम वहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के नाम गलत हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग के मकान नंबर भी चेंज हो गए हैं। तो एक तरफ तो एसआईआर की तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि एसआईआर होना ही चाहिए। अगर जांच हो रही है तो खुद कवर्धा की मतदाता सूची की जांच की मांग करने जाऊंगा। विजय शर्मा ने आरोप लगाया है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर कई लोगों का नाम जुड़वाया गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोट बढ़ा दिए गए हैं और उसके बाद एसआईआर हो रहा है। बहाने बनाकर चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाह रही है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के नेता, सुन लीजिए। अगर जांच चल रहा है तो वो हो जाए, कवर्धा की मतदाता सूची का एसआईआर हो जाए, इसके लिए मैं खुद मांग करने जा रहा हूं। मोहम्मद अकबर ने उस समय अपने लोगों को इस तरह से घुसाया यहाँ पर, पूरी सूची है भाई, एसआईआर तो होना ही चाहिए। बाहर के लोग वैधानिक दस्तावेज के बिना, नागरिकता के बिना देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, निश्चित रूप से उसकी जांच होनी ही चाहिए। जब उनकी भी सरकार थी तब भी एसआईआर हुआ है और आने वाले समय में भी होगा। ये तो निर्वाचन की अपनी प्रक्रिया है। मैं तो स्वागत करता हूं कि पूरे देश में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर करवाने का निर्णय लिया है। उसका अच्छी मतदाता सूची बनेगी। लोकसभा चुनाव में वोट बढ़ा दिए, विधानसभा चुनाव में वोट बढ़ा दिए, उसके बाद एसआईआर कर रहे हैं। सिर्फ इस तरह के बहानेबाजी बनाकर चुनाव आयोग सीधा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाना चाहता है। एसआईआर
लागू करने से पहले मानसिकता की सफाई जरूरी है। अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए एसआईआर कर रहे हैं, तो ऐसे एसआईआर की कोई जरूरत नहीं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। नान घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस का सरेंडर टल गया है। आलोक शुक्ला का ईडी कोर्ट में सरेंडर स्थगित हो गया है। सुप्रीम आदेश पर भी सरेंडर नहीं हुआ। अब 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। नान घोटाले में गंभीर आरोप झेल रहे हैं आलोक शुक्ला और सुप्रीम आदेश के बाद भी सरेंडर नहीं हुआ है। अब 22 सितंबर को सरेंडर सुनवाई होगी। और छत्तीसगढ़ के चर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई, जिस घोटाले की वजह से सीजीपीएससी परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। उस केस में सीबीआई ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और उनके नजदीकी रिश्तेदार भी शामिल हैं। पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव और उनके बेटे सुमित ध्रुव को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा टामन सोनवानी के रिश्तेदार निशा खोसले और दीपा आदिल को भी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की टीम ने 5 आरोपियों से लंबी पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर रायपुर स्पेशल कोर्ट में पेश किया। पूर्व परीक्षा नियंत्रक आर्तिक वासनिक पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए प्रश्न पत्र लीक करने में भूमिका निभाई और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की। पूर्व सचिव जीवनलाल ध्रुव पर आरोप है कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में अपने बेटे और अन्य रिश्तेदारों के चयन में पक्षपात किया। जबकि सुमित ध्रुव पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा में अनियमित तरीके से लाभ उठाया और अपने पिता के जरिए डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुए। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं बचाव पक्ष के वकील, सुन लीजिए। सीबीआई के द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके सीजीपीएससी घोटाले मामले में ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें सीबीआई ने 14 दिन की रिमांड मांगी है जेके ध्रुव और सुमित ध्रुव। उनके लिए आरोप है कि उनके घर से जो है एग्ज़ाम के पेपर्स और आंसर की वगैरह मिले हुए हैं। तो जो भी हमने लीगल पॉइंट्स वगैरह रखने थे कोर्ट के सामने रखे हैं। साल 2020 से 2022 के दौरान सीजीपीएससी परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत कई पदों पर हुई भर्ती को लेकर सवाल उठे थे और पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदार समेत कुछ वीआईपी लोगों के करीबियों की गलत भर्ती का आरोप लगा था। इन्हीं आरोपों के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और इसके पहले भी 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष और विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में 28 सितंबर को टूर द बलौदा साइक्लोथॉन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 50 किलोमीटर की प्रतियोगिता न सिर्फ एक खेल है बल्कि युवाओं में ऊर्जा, फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश भी लेकर आ रही है। इस आयोजन को लेकर प्रदेश भर के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीयन अनिवार्य है और विजेताओं को लाखों के आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। कलेक्टर ने जनता से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में 28 सितंबर संडे सुबह 6 बजे साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में यह आयोजन हो रहा है, जिसमें जिले से अपने जिले के साथ साथ अन्य जिलों से भी लोगों को आमंत्रित किया गया है। फिटनेस को लेकर ये आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी उत्साह के साथ लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो आप भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। तो हम सब मिलकर इस साइक्लोथॉन में हिस्सा लेवें और फिटनेस के जो मंत्र को उसको आगे बढ़ाएं।